चलिए, भुवनेश्वर न्यूज़पुर या भुवन जी के स्टूडियो में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आज बहुत अच्छा पर्व है दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट। चलिए, दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप तमाम बच्चों को शुभकामना देता हूं, आप बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। आपका ज़िंदगी एकदम सुंदर बने, खूबसूरत बने, उन्नतशील बने और आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ चलिए हम लोग आज पुनः इंट्रोडक्टरी इट की नई सीरीज़ जो चल रहा है उसकी अगली कड़ी के साथ, और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपको सामने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, सभी प्रकार के जो छात्र जो कम्पिटिटिव हों, इंटरमीडिएट के हों, चाहे रिटेन के हों, चाहे स्पीकिंग कोर्स के हों, चाहे किसी भी कोर्स के आप बच्चे अगर हों तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और एक इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। आइए मैं इन सारे कन्फ्यूजन्स को आज दूर करता हूँ और बेहतरीन से बेहतरीन सेंटेंस को लाने का प्रयास करता हूँ, और इसके माध्यम से हम एक बेहतरीन इंग्लिश की तरफ कदम बढ़ेंगे। एक्चुअली टॉपिक है आज इट टू एम्फेसाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। चूँकि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हम कई स्टेज में पढ़ रहे हैं, उनका यूज जो होता है कई प्रकार के होते हैं और जिसको हम लोग अध्ययन करते चल रहे हैं। और आज इट का प्रयोग हम नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी पढ़ेंगे, यानी कि नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। आइए आज इसी टॉपिक के साथ आप बच्चों के साथ मैं भुवन जी। तो चलिए देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी कभी देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आज मैं जो नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जो इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग पढ़ रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है कि पहले आप थोड़ा प्रोनाउन पर थोड़ा ग्लैंस करें, थोड़ी नज़र डालें आप प्रोनाउन पर। ये जो होता है क्या है, कैसे है, उसको देख लीजिए आप। तो है क्या, प्रोनाउन के कई रूप होते हैं, प्रोनाउन की कई रूप होते हैं। उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं पूरी तरह करने जा रहा हूँ। मैं प्रोनाउन चैप्टर में इसकी चर्चा बेहतरीन ढंग से करूँगा। एक लंबा चैप्टर होता है प्रोनाउन और उसको वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन बस एक छोटी सी चर्चा, बस एकदम, कि प्रोनाउन के दो रूपों की चर्चा हो रही है, एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के दो रूपों की चर्चा हो रही है और उसी रूप को का ही आप इसको कह सकते हैं केस। केस का मतलब आप रूप समझेंगे। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, कर्ता बनने का रूप। ये ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्टिव बनने का रूप। अब ये जान लो, तो प्रोनाउन के दो रूप, एक होता है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता बनने का रूप, कर्ता बनने वाला रूप जो वर्ब लेता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस जो कर्म बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, यानी वर्ब के बाद आता है और प्रीपोजिशन के बाद आता है। इसकी चर्चा मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोनाउन में किया था थोड़ा सा, और मैं आगे चर्चा करूंगा। और उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, बस आप ये जान लो, ये रूप वर्ब के बाद आता है और प्रीपोजिशन के बाद आता है, और ये जब भी हो तो सब्जेक्ट बनता है और ये वर्ब लेता है। बस इसकी जो आई अगर है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी है तो अस होगा, यू है तो यू ही, यू का दोनों रूप एक ही जैसे होता है। ही है तो हिम होगा, सी है तो हर होगा, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम होता है। तो प्रोनाउन के ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की चर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। एक्चुअली मुझे पढ़ना है टू एम्फेसाइज अ नाउन प्रोनाउन। क्योंकि होता है क्या, इसमें हमको नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हमको दोनों रूपों की ज़रूरत पड़ जाती है, दोनों रूपों की इसमें चर्चा होती है। हाँ, लगे हाथ में ये भी कह देना चाहता हूँ, नाउन का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही जैसे होता है। जैसे अगर आप यहाँ लिखते इंडिया, इंडिया में, तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी इंडिया ही रहेगा, ये इंडिया ही रहेगा। अगर यहाँ राम आप लिखते हैं, राम है, तो इसका ये राम ही रहेगा। ध्यान रहे ये कि नाउन का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है। इसमें कोई तब्दीली, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोनाउन के रूप में परिवर्तन होता है। बस बात मैं यही इंड करूँगा। और अब आगे चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। आइए उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। बहुत अच्छा सेंटेंस इसमें आता है और इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और मैं भी कई वीडियो देखा हूँ, तो थोड़ा सा
कहीं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, चूँकि विद्वानों का जो मत है उस विद्वानों के मत को हमें मान के चलना चाहिए। और आज आधुनिक टीचर हैं हम लोग, तो हम लोग अपनी बात क्या बतावें, हम लोग भी तो बस उसी पेड़ के ही एक पत्ते हैं। चलिए एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, देखिए मैं हूँ, गौर से देखिए आप, मैं हूँ, इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा आई एम। चलिए कोई जोर नहीं है, प्रोनाउन पे कोई जोर नहीं है, नाउन पे। जैसे राम है, थोड़ी कर देखिए राम है, तो राम इज, चलिए राम इज कौन है, तो राम है, राम इज। चलिए इसमें इंट्रोडक्टिव देयर का ही प्रयोग नहीं करते, इसके साथ इंट्रोडक्टिव देयर का ही प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। देयर इज राम नहीं, गलत हो जाएगा, आप देख लो, इंट्रोडक्टिव देयर में पढ़ा चुका हूं। चलिए मैं हूं, इसमें थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। अब इसी में मैं दे, अगर आपको मैं ही हूं, अगर ये आपको दे दे, या फिर लिख दे मैं ही तो हूं, अगर ये दे दे तब क्या होगा। अब हमें विचार करना है कि वास्तव में ये, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आया ही या ही तो, ये दो आया है, ये दोनों क्या कर रहा है, मैं ही हूँ, यानी कि लगता है ही ये जोर देने का काम करता है मैं पर। और यहाँ ही तो, मैं ही तो हूँ, ये भी हो सकता है, चाहे ये दोनों भी हो सकता है, ही तो के साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या कर रहा है, मैं पर जोर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप विचार करो। मैं ही तो हूँ, निसंदेह, ये जोर देना, दूसरा कोई नहीं, मैं ही, यानी कि दूसरा कोई नहीं मेरे अतिरिक्त, तो निसंदेह ये जोर दे रहा। हिंदी सेंटेंस मैं ही हूँ इस रूप में लिखा जाए या मैं ही तो हूँ, इसको आप आराम से बनाओ, इट इज आई या इट इज मी, आप दोनों ऐसे बनाइए। सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान दे, इट तो रहबे करेगा, इट रहेगा प्लस इज रहेगा या वाज रहेगा, उसके बाद आपको कोई नाउन रहेगा या प्रोनाउन, एन में नाउन पी में प्रोनाउन, ये रहेगा, और आगे जो भी हो अपना होता रहेगा। इट प्लस इज वाज प्लस एन पी में नाउन प्रोनाउन ये रहेगा। प्रोनाउन का दोनों, चलिए प्रोनाउन का मैं दो रूपों का यूज़ किया हूँ, यानी नॉमिनेटिव यूज़ भी हुआ और ऑब्जेक्टिव रूप भी हुआ है। आइए इसकी चर्चा। कुछ टीचर को मैंने सुना था कि सिर्फ अगर ऐसे हो तो इट इज़ आई दीजिए, मी का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और आप भी सहमत नहीं, चूँकि बड़े बड़े विद्वानों की किताब को मैंने पढ़ा है और उसको मैंने देखा है, और आज नहीं मेरी ज़िंदगी गुजर गई, अब मैं क्या कहूँ। तो इसीलिए अगर ये स्वतंत्र सिर्फ प्रोनाउन पे जोर देने की बात हो रही, तो आप इन दिस पोजिशन, इन दिस सर्कमस्टांस, यू मे यूज़ आइदर नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स कि आप नॉमिनेटिव केस भी प्रयोग कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव केस भी प्रयोग कर सकते हैं, बेहिचक बेखौफ, एकदम डट कर यूज करो। अब चलिए, जैसे वह ही है, वह ही तो है। अब इसका देखिए, इसका आप बनाइए। अब वह तो यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्लियर नहीं हो, आप बना सकते हो इट इज ही या हिम, या अगर आपको फील हो कि कोई लड़की के लिए, महिला के लिए, तो आप दे दो इट इज सी या हर। ध्यान दें, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बेहिचक बेखौफ, कि यहाँ दोनों रूप में से मैं बोल चुका हूँ कि आप यहाँ दोनों रूपों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप आराम से, अगर ऐसे है तो आप अगर कह दे वे सब ही तो थे, यहाँ देखिए, या पास को, तो हम यहाँ देंगे इट वाज दे, इट वाज दे। हम एक बात कह देना चाहता हूँ, पीछे का जो वीडियो मेरा गया है इंट्रोडक्टिव, ये नो यूज़ नो गुड में, मैं एक जगह था के लिए मैंने ईजी दे दिया था, और मुझे याद नहीं जा सकता, उसको देख लेंगे। आई एम सॉरी, वो भूल हो गई है, मिस हो जाता है कभी कभी, थोड़ा एक आध में, इसको माइंड नहीं करेंगे आप लोग, ऐसा भूल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कभी थे, हाँ कभी ईज भी हो सक जाता है, कभी कभी वो प्रभाव में हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा सा, था सो सॉरी।
चलिए, तो वे सभी थे, वे सभी तो थे, इट वाज दे, यहाँ देखिए दे के ये इसी के अनुसार भर आएगा, इसके अनुसार भर कभी नहीं आएगा। और आप यहाँ देम भी लगा तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बेखौफ बेहिचक आप यूज़ करते चले जाइए। मैंने अपनी किताब बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, मैंने बेहिचक इसको लिखा है। ये हमारी किताब है बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, जो मैंने है मेरे पास है, मैंने इसमें मैंने खुल के लिख दिया है और ये पूरी किताब चल रही है पूरा। तो चलिए, अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको यहाँ कि एक केस है कि जहाँ आप सिर्फ नॉमिनेटिव केस का ही यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का कभी नहीं। ये एक परिस्थिति है जो आपको कॉमन के दृष्टि कई बार, सैकड़ों बार पूछा, एसएससी हो, बैंक हो, पी हो, मैंने तो ढेर सारे क्वेश्चन का मेरे पास बैंक है, मैंने अध्ययन किया तो मैंने देखा और आपको भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक केस है, ऐसे अगर फ्री हैं तो आप बनाओ कोई भी, लेकिन एक केस है, मतलब एक पॉइंट, एक बिंदु है कि जहां आप इस केस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस केस का यूज़ कर सकते हैं, इस रूप का ही यूज़ कर सकते हैं। मैं ही हूँ तो इट इज़ आई, इट इज़ मी देंगे तो गलत होगा। वो कौन सा भाई पोजीशन है, कौन सी परिस्थितियाँ हैं, चलिए हम इसको अब चर्चा करने जा रहे हैं। हम थोड़ा और इसमें थोड़ा चर्चा कर देते हैं। इसमें ये सिर्फ प्रोनाउन की चर्चा हुई है, अगर नाउन है तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे राम ही तो था तो इट वाज राम दे देंगे, राम ही तो था, थोड़ी काल के लिए। अगर सीता ही तो थी, तो क्या देखिए सीता ही है तो क्या, या आपको थी दे दें तो क्या दे देंगे, इट वाज या इट इज दे दो, इट इज सीता। अब आराम से दो, सीता ही है तो इट इज सीता, या सीता ही तो थी तो इट वाज सीता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नाउन में तो दोनों रूप एक ही जैसे होता है, इसलिए चलिए अब हम लोग आगे निकलते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अब आगे एक परिस्थितियाँ हैं जहाँ आप यूज़ करते हो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस का, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, आइए हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से, रिटन के दृष्टिकोण से, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से, आप जिस भी दृष्टिकोण से इसको पढ़ें। चलिए, अब है क्या, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। एक चीज़, जिस तरह से प्रोनाउन पर जोर देने से पहले आपने प्रोनाउन के रूपों को देखा, मैं एक चर्चा और करना चाहता हूँ यहाँ कि हम लोग जिस बिंदु की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उस बिंदु तरफ कदम बढ़ाने से पहले हम लोग एक चीज़ को जाने थोड़ा सा। देखिए, हम लोग जो हिंदी सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, व्यवहारिक जीवन में हो चाहे जहाँ भी हो, कभी कभी आपको जो आ जाता है, जौ का जो, ये जो देखो, जैसे राम ही था जो वहाँ था, या राम ही था जिसने रावण को मारा, जो आ गया। अब सवाल उठता, भारत ही है जो विश्व का गुरु है, जो आ गया। मैं ही था जो वहाँ पढ़ा रहा था, बातें आ रही है। तो यहाँ जो आ रहा है, बार बार जो, एक हिंदी सेंटेंस में आप देखेंगे जो आ जाता है। तो जो के लिए पहले आप जानो कि इंग्लिश कितनी होती है, मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको बड़ा आसान लगेगा थोड़ी काल के लिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिए जो की बात आ रही है यहाँ, जो देखिए, जो है, जो की 3 इंग्लिश होती है, ध्यान रखिए। एक होता है हु, एक होता है विच, और एक होता है दैट। देख लीजिए 3 इंग्लिश होती है जो के लिए। हिंदी सेंटेंस में जब जो आ जाए उसके लिए जस्ट यू मे यूज 3 वर्ड्स, हु, विच और दैट। आपको जो यूज करना है करो, लेकिन सावधानी से, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर। ग्रामर के नियमों के अनुसार, ग्रामर जो हमें एडवाइस करता है, हम उससे वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर। कि ग्रामर के नियमों से हम बाहर नहीं हो सकते हैं, और अगर बाहर होंगे तो इसका मतलब होता है इंग्लिश की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी, फिर बात का बतंगड़ होगा। सो नहीं करना हमें। तो हमें करना है क्या, जो कि 3 इंग्लिश होती है, और इस 3 का यूज़ हम कहाँ करेंगे वो हम जान लेते हैं। देखिए, हु का प्रयोग ओनली फॉर मैनकाइंड, ओनली फॉर मैनकाइंड,
मैन काइंड माना होता है मानव जाति। मानव जाति के लिए जब प्रयोग होता है तो जो के लिए हु का यूज करो एकदम। व्हिच की बात आती है, मानव एक्सेप्ट मैन काइंड फॉर ऑल, मानव जाति को एक्सेप्ट फॉर ऑल एक्सेप्ट मैन काइंड, माने मानव जाति को छोड़कर, मानव जाति को छोड़ के सबके लिए, जैसे जानवर के लिए कह सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग सब वेरियस, मानव को छोड़ के वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे एनिमल्स है लिविंग थिंग्स है, प्लांट है लिविंग है, और अगर सूख गया तो नॉन लिविंग भी होता है, घर है तो नॉन लिविंग हो गया, तो ऐसे होता है। इसलिए मैन काइंड सिर्फ इंसान को छोड़कर, इंसान के लिए नहीं, इंसान को छोड़कर आप व्हिच का प्रयोग सभी तरह के नाउन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, और दैट का प्रयोग फॉर ऑल सब के लिए, मैन काइंड भी एनिमल काइंड भी, जो भी होता है लिविंग नॉन लिविंग सब के लिए। यानी आप इस दोनों को भूल जाओ, दैट को रख लेना, दैट का प्रयोग हो जाएगा। चलिए, आपने जान लिया कि तीन, हम जो के लिए कितनी इंग्लिश लाएंगे तो तीन, और तीनों का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर लेंगे, तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर दिया। बस थोड़ी चर्चा, ये सब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अगर प्रोनाउन चैप्टर में जाएंगे तो यहाँ बृहद एकदम, वहाँ तो बहुत बड़ी चीज़ें पड़ी हुई है, वहाँ हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। बस जिस टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे हैं उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जानकारी ले लें। चलिए, अब आगे हम लोग निकल रहे हैं। अब जो कि आपने जाना तीन इंग्लिश, हु व्हिच दैट, हु का प्रयोग फिर फॉर मैन काइंड इंसान के लिए सिर्फ, और व्हिच का प्रयोग इंसान को छोड़ के बाकी सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दैट का प्रयोग सब के लिए इक्वली। चलिए, अब हम लेके चल रहे हैं आपको यहाँ, अब सेंटेंस उठाते हैं। इसका अगला कदम, इसका अगला स्टेज आप समझ लो कि नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसमें ये अगला कदम है जिसमें हमें हु व्हिच दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैं ही हूं जो वहां था। यहां देख लीजिए, एक सेंटेंस में लिखता हूं और गौर से सुनिए, चूंकि ये इस पर हमें सीरियस रहना है। इसमें दो बातें, यहां देखिए सेंटेंस है, मैं ही हूं जो वहां था। ये जो किसके लिए आता है, आप देखिए, जो जब ही आएगा सेंटेंस में तो जो अपना एक सेंटेंस के रूप में रहेगा, जो वहां था, जो है, फिर देखिए वर्ब है, फिर एक्स्ट्रा वर्ड है। जो जब भी आएगा तो एक सेंटेंस के रूप में रहेगा, और जो पर आधारित सेंटेंस जब ही प्रवेश कर जाएगा तो आप समझ लो कि यह अकेले नहीं होगा, यह निसंदेह एक नाउन प्रोनाउन के लिए आया होगा एकदम। ये जो पर आधारित सेंटेंस कभी अकेले हो ही नहीं सकता, यानी जो जब भी आएगा तो अकेले कभी नहीं आएगा, वो सदैव किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। ध्यान रखिएगा, अकेले आ ही नहीं सकता है। ये दो पार्ट है, तो लेकिन दोनों पार्ट को हम अलग अलग नहीं बना सकते हैं, दोनों को एक साथ ही बना सकते हैं। ध्यान रखिए, तो ये मैं ही हूं, इसको आप आराम से बना लो, जो तरीका मैं बताया था, जो वहां था। अब इसको कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनिए जरा सा आप लोग। देखिए, ये अब सवाल होता है, ये जो किसके लिए है, मैं ही हूं जो वहां था। ये जो आपको मैं के लिए आया है, तो ये जब भी है तो देखो ये आया है मैं के लिए। ध्यान रखिए, और जो के लिए नियमानुसार हु व्हिच दैट आएगा, और हु व्हिच दैट जिस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, ठीक उसके दाएं तरफ बैठेगा, उसके बगल में बैठेगा। ध्यान रखिएगा, उसके बगल में, दोनों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आना चाहिए। ये गौर से देख लो। जैसे देखिए, मैं बना देता हूं आपको, मैं ही हूं, तो आप इसके लिए ट्रांसफर बना सकते हैं, इट इज आई या इट इज मी। जैसा मैं बताया हूं आप इसको नॉर्मली बनाओ। चर्चा हम कर रहे हैं, इसको बृहद चर्चा कर देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। तो अब सवाल तो ये हो गया, इट इज आई मैं बना दिया। अब जो किसके लिए आया भाई, तो आप जो आया है मैं के लिए, तो मैं की इंग्लिश कहाँ है, आई है, यहाँ मी है, इसके ठीक बगल में। तो जो के लिए इंग्लिश अब क्या आएगा यहाँ,
हु दें या विच दें या दैट दें या आई मैन काइंड है, तो आप दैट काहे लगेगा, एकदम सीधा आप हु ले आओ, और प्रोनाउन अगर हो तो आप हु लाइए, दैट लाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ ले आते हैं जो के लिए हु देते हैं। ध्यान दें दोनों के बीच में कोई कोमा नहीं। चलिए हु, अब जब ये इस पार्ट को उठाएगा हु हो गया, तो हु को सब्जेक्ट मानिए, सब्जेक्ट सीधा वर्ब पे जाइए। अब वो हाँ वाज लगा दीजिए और एक्स्ट्रा, बस ये सब्जेक्ट हो गया, असल सीधे वर्ब से फिर एकदम लेफ्ट की तरफ बढ़िए, तो वहाँ देयर। यहाँ देखिए अब इसमें चर्चा है कि हम बना दिए यहाँ, और जो के लिए हु दिए, हु के बाद सीधा वर्ब और देयर। इसमें दो बातों की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, जिस नाउन, यहाँ प्रोनाउन है, ये नाउन भी हो सकता है। जैसे देखिए राम ही है जो वहाँ था, या राम ही था जो वहाँ था, राम ही है जो वहाँ था, तो हम दे देते हैं हिंदी देने की जरूरत नहीं, इट इज राम, राम ही है जो वहाँ था, हु वाज देयर। चलिए दे दिए। तो नाउन का दोनों एक ही जैसे होता है, हमें चर्चा कर देता हूँ। अब देखिए है क्या, अब सवाल उठता है राम ही है जो वहाँ था, तो ये राम के लिए जो आया है इसलिए दोनों एक जगह हो गया। अब दो बात यहाँ देखिए, हु विच दैट, जिस किसी नाउन प्रोनाउन के लिए उसके बगल में बैठा, यहाँ नाउन के लिए आया था, नाउन के बगल में बैठा, प्रोनाउन के लिए आया था, प्रोनाउन के बगल में बैठा, ठीक है। इस एकदम ये हो गया। इसके बाद एक वर्ब आता है, एकदम तुरंत वर्ब आएगा ही, वर्ब अगर नहीं आएगा तो गलत है। वर्ब है, जो वर्ब सदैव नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा, जो वर्ब सदैव नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा। हु भी यानी कि हु भी इसके अनुसार नहीं हुआ, यानी हु विच दैट को वर्ब नहीं मिलता है, याद रखिएगा। हु विच दैट जो रहेगा अपनी जगह पर रहेगा, ये सिर्फ लीड करेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद एक वर्ब आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, कोई वर्ब आ सकता है, और ये वर्ब सदैव होगा हु विच दैट के तुरंत पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर मैं बोल देता हूँ कि हु विच दैट जिस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, जैसे यहाँ देखिए प्रोनाउन के लिए, यहाँ नाउन के लिए आया, जिस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उस नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद स्थान लेता है। देखिए दोनों के बीच कुछ है, दोनों के बीच कुछ भी नहीं, उसके तुरंत बाद स्थान लेता है। और इन तीनों हु विच दैट के बाद एक वर्ब आता है, वो वर्ब सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ब जब भी आता है तो हु विच दैट के तुरंत पहले जो नाउन या प्रोनाउन रहता है उसके अनुसार आता है। इसका मतलब हु विच दैट को अपना कोई वर्ब नहीं होता है। क्लियर? अगर यह नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर यह प्लुरल है तो ये वर्ब प्लुरल होगा। ये रूल है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, और यहाँ देखिए राम सिंगुलर है तो राम, तो इसको आप बैलेंस कीजिए, इसको राम वाज, या ऐसे बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए आई वाज, ये बात नाउन की बात क्लियर है। अब प्रोनाउन में एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा है, उसकी चर्चा। अब देखिए प्रोनाउन के आप दो रूप में से किसी रूप का यूज कर सकते हैं, लेकिन रूल है कि जब इस प्रोनाउन के बाद हु का प्रयोग हो तो इस परिस्थिति में आप कसम खा लो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करोगे। ये अगर हु नहीं तो फिर ये आप वही है, इट इज ही, इट इज हिम, हम लोग ही हैं, इट इज वी, इट इज अस। यू आर फ्री, आप फ्री हैं टू हैव ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कोई भी रखने के लिए आप, तो आप कर लो। लेकिन जब हु आ जाए, प्रोनाउन के बाद जब हु आ जाए, तो इस परिस्थिति में आप कसम खा लो कि हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं ही करेंगे। आपके मन में बात उठ गई होगी कि क्यों नहीं करेंगे। चलिए, निश्चित मन में बात उठती है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं जब पढ़ाता था मैं बच्चे को बोलता था मुंह बंद रखो, पूछने की पूरी आज़ादी
और पूछने की पर सख्त पाबंदी तब तक जब मेरी कहानी न समाप्त हो जाए। पूछने की पूरी आज़ादी, जब मेरी कहानी समाप्त हो जाए आप पूछो, क्या पूछना, क्या छूट गया। चलिए आप भी सुन लो। होता है क्या, आप देखिए भर्व है यहाँ, और ये भर्व जब भी मिलता है तो नॉमिनेटिव केस को मिलता है, ऑब्जेक्टिव केस को भर्व नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव केस भर्व के बाद आता है। मैं बोल चुका हूं कि ये भर्व जब भी होगा तो इसके इन हु विज दैट के तुरंत पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा, यानी इसको भर्व मिलता है। इसीलिए ये जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जब भर्व आएगा तो भर्व इस रूप को मिलता है, नॉमिनेटिव केस को मिलता है, नॉमिनेटिव रूप को मिलता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस को। क्योंकि भर्व इसके अनुसार आए तो मी के अनुसार कभी भर्व आ ही नहीं सकता। मी वाज देयर गलत है कि नहीं है, आई वाज देयर। हिम इज रीडिंग कभी आप लिख ही नहीं सकते जीवन में, हिम इज रीडिंग नहीं होगा, ही इज रीडिंग होगा। तो भर्व तो इस रूप को मिलता है, इसके अनुसार आता है, इस रूप के अनुसार आएगा, इसको मिलेगा, न कि इस रूप को। इसीलिए रूल बना आपके लिए। आपको कंपटीशन में कई बार एसएससी में पूछा क्वेश्चन, आप देखोगे एसएससी का, अगर आप प्रैक्टिस करते होगे, मेरे पास तो काफ़ी आ रही है, मैं तो पूरा सेट करके रख दिया हूँ, आप देखोगे प्रीवियस सेट में आया है और मेरा अपना भी सेट है कि इसलिए इस परिस्थिति में आप कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग न करेंगे और आप सदैव नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। बस एक चीज़ समझ गए, मेरे ख्याल से शायद सभी लोगों को समझ में बात आ गई होगी। तो राम ही है जो वहाँ था, इट इज़ राम हु वाज देयर, वाज राम के अनुसार, वाज यहाँ आई के अनुसार। और थोड़ी कैलकुलेट देख लीजिए, मैं अगला सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको मैं मी को रखता हूँ यहाँ थोड़ा सा, चूँकि इस पर कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूँ। इसी जगह कई टीचर ने इसमें लिखा था कि मैं ही हूँ, इट इज़ मी मत दीजिए, इट इज़ आई दीजिए। तो मैं इससे सहमत हूँ। जो बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है, बहुत बड़े विद्वानों की किताब में प्रूफ के साथ मेरे पास है, और जिंदगी गुजर गई यार इसको देखते देखते। अब क्या मैं चर्चा करना चाहता हूँ, तो चलिए अब मैं कहता हूँ, वे सब ही तो हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं, जो यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, अब वे सब ही तो हैं, सीधा बनेंगे हम, जो आ रहा है, जो किसके लिए है, वे सब ही तो है, जो निश्चित वे सब के लिए आ रहा है, निश्चित। आप देख लो, ये इसके लिए आ रहा है, आप ये किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो आप सीधा लिखो वे सब ही हैं। तो 8 चलिए भाई, हमने इट इज दे, आप दे देंगे, आप देम देंगे, नेवर, चूंकि बार बार जो आ गया बस, हु पढ़ाते हैं, टीच हेयर। ध्यान रखिए V1 है, V1 प्रेजेंट इंडिविजुअल सेंटेंस है, V1 सदैव प्लूरल होता है, सिंगुलर होता ही नहीं। मेन वर्ब में जब एस या एस जोड़ता है तो वो सिंगुलर होता है। तो चलिए, अब यहाँ प्लूरल वर्ब है, अब मैं लिख देता हूँ प्लूरल वर्ब, PL से प्लूरल, अब VR से वर्ब। अब ये वर्ब किसके अनुसार भाई, दे के अनुसार आया है, दे को मिला। इट इज दे हु टीच हियर, वे सभी हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं। इज आया इट के अनुसार और ये टीच आया दे के अनुसार। हु विज दैट को इस परिस्थिति में कोई वर्ब नहीं मिलेगा, इसको वर्ब नहीं मिलता है, बस सिर्फ अपना ये बैलेंस करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, ये बैठता है अपना। लेकिन वर्ब जब भी होगा तो नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही होता है। ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आया। अगर यहाँ मैं ही दे दूँ तो टीचेज हो जाएगा, वह ही है जो यहाँ पढ़ाता है। इट इज ही, वह ही है, इट इज ही जो यहाँ पढ़ाता है। हु टीचेज हेयर, अगर आप यहाँ ही दे दो, सी दे दो, तो आप यहाँ से आराम से वर्ब चेंज कर दो, ये हो जाएगा। ये चर्चा थी। अब आइए, मैं एक और यहाँ एक रूल है कॉमन एरर के लिए जो मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, और इसको आप सारे बच्चे ले लो। अब मैं इसलिए इसको रखा था। एक चीज़ है यहाँ थोड़े काल के लिए, आप देखो, मैं ही हूँ जो वहाँ था, और ये देखो मैं ही हूँ जो यहाँ हूँ, थोड़ी काल देख लो, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं ही हूँ, थोड़ी काल देखो, मैं ही हूँ जो यहाँ हूँ, चलिए थोड़ी काल, जो यहाँ हूँ, मैं ही हूँ, बस इट इज आई, इट इज आई दे दे। अब क्लियर, जो आ रहा था, अब सीधा मी की चर्चा कोई नहीं, जो हु एम हेयर। अब यहां देखिए,
सही है, मैं बोला था कि ये आई के अनुसार यहाँ भर, जो यहाँ हूँ मैं ही हूँ जो यहाँ हूँ, इट इज़ आई हु एम हेयर। ध्यान रखिएगा, इस एक चीज़ एक्सेप्शन, इसको मान के आप चलेंगे। अगर आई है और आई के बाद हु, ये प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। आई के बाद अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ये प्रोनाउन है लेकिन इसको रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है, जो थर्ड पर्सन का है यहाँ। इसलिए जब आई हो, एक्सेप्शन ये, आई के बाद हु हो और हु के बाद इज और एम दोनों में से किसी को एक प्रयोग करने की बात हो, तो अब ध्यान रखिएगा, एम नहीं देना है, हमको इज देना है। आप इसको लाइएगा, ध्यान रखिए। इसलिए इट इज़ आई हु एम हेयर नहीं कह के इट इज़ आई हु इज़ हेयर, ये आप इसको अब बात मान के चलेंगे। इसलिए ये एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एसएससी का यूडीसी का मैं देख रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था और इस पर मैंने लिख दिया है, इस पर चर्चा है, सब विद्वानों ने किया है इस पर चर्चा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस बिंदु को याद रखिएगा आप बच्चे जरा सा। इट इज़ आई हु इज़ हेयर, अब इसी हिसाब से मैं ही हूँ जो वहाँ पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ आई हु इज़ टीचिंग देयर, जो वहाँ पढ़ा रहा हूँ। चलिए हिंदी में तो हूँ हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में आप इज़ देंगे। तो ये चर्चा थी, आपको नाउन प्रोनाउन पर जोर देने की जो कहानी थी, इसमें मैं ये चर्चा कर दिया। मेरे अब ये समाप्त हो गया। आइए मैं कुछ सेंटेंस में मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप बच्चों के लिए, और आप निस्संदेह इसको बनाओ। अब ऐसे बहुत खूबसूरत सेंटेंस सब बनते हैं, इस पर आप जितना अच्छा सेंटेंस बना पाइए। मैं तो कल लेके चल ही रहा हूँ, ढेर सारी बातें हैं। आइए एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ और आप सारे सेंटेंस लिखो, सारे बच्चे। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा। लिखिए, नंबर 1, भारत ही है जो विश्व गुरु है। विश्व गुरु है। देखिए एक सेंटेंस है, भारत ही है, तब क्या देंगे? इट इज इंडिया। सीधा भारत है, इट इज इंडिया। जो विश्व गुरु है, जो किसके लिए? इंडिया। इंडिया तो नॉन लिविंग थिंग, आप सीधा देखो, मैन काइंड तो है नहीं, हमको हु का चक्कर छुटा, विच लाते हैं। विच यहाँ दीजिए। इस सेंटेंस हु वाले में एक नंबर ये होता, फिर इसका ये होता, बस सीधा इधर ऐसे बनाया जाता है। बस यहाँ विच देंगे या दैट लगा दो। विच इज द मेंटर, MENT, मेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो दुनिया का गुरु, विश्व गुरु मतलब दुनिया का गुरु, जो दुनिया का गुरु है। देखिए रूस ही है नंबर 2। रूस बनाओ, तुम आराम से बनाइए, 2-4 मैं बनवा देता हूँ, आराम से बनाइए, कहानी खत्म हो जाएगी। रूस ही है जिसने नेपोलियन को तहस नहस कर दिया। ध्यान रखिए, तहस नहस कर दिया। रसा ही है, इट इज रसा, RUSSIA, इसको लोग रसा ही बोलता है, रसा ही बोला जाता है। इट इज रसा। ये जिसने के लिए भी बस पास्ट टेंस, इसलिए जो और जिसने, या जो नेपोलियन को तहस नहस कर दिया, जिसने नेपोलियन को तहस नहस कर दिया। बात है कि जो है जिसने, दो हु इज दैट इंग्लिश, आप हु, जो जिसने भी आप जाने। तो विच तहस नहस कर दिया, ये 1 नंबर। अब ये वर्ब हो गया 2 नंबर। अब इधर 3 नंबर। चलिए 1 नंबर यहाँ जो वाले को ऐसे बनाइए, विच smashed, SMASHED, एस पे B2 है ये। smash में तहस नहस करना, बर्बाद कर देना। विच smashed, राउंड डाला, तहस नहस कर दिया, smashed नेपोलियन, NAPOLEA, नेपोलियन, विच smashed नेपोलियन। नंबर 3 है वही, चलिए मोदी ही है, मोदी ही है जिसने पाकिस्तान
को सबक सिखाया। देखिए मोदी है, इट इज मोदी नाम है, इट इज सीधा व्यक्ति, इट इज मोदी। हु टॉट, TAUGHT, हु टॉट अ लेसन, जो सबक सिखाया, हु टॉट अ लेसन टू पाकिस्तान। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात है। हु टॉट पाकिस्तान अ लेसन हो जाएगा अगर इसको आप यहाँ ले आए, नहीं तो टू देना पड़ेगा। हु टॉट अ लेसन टू पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, हु के बाद दे सकते हैं ये, इट इज मोदी हु टॉट पाकिस्तान, हु टॉट पाकिस्तान अ लेसन। आराम से बनाओ, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हेर फेर है। यहाँ आपको मैं चर्चा पीछे कर चुका हूँ, अब इसको फिर आगे चर्चा करूँगा। यहाँ नहीं, आप दो ढंग से बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा में पीछे कर दिया हूँ। तो ये ढंग के सेंटेंस थे। आइए हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। आप बच्चों के लिए थोड़ा सा आप देख लो, आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। दो चार सेंटेंस को मैं इंग्लिश में लाना चाहता हूँ और आप बच्चों के लिए कोई दिक्कत है नहीं, ये देख लो। जैसे अब खाली जगह हम कैसे भरेंगे थोड़ी काल के लिए, अगर आपको आ जाए खाली जगह तो आप कैसे भरेंगे इसको, तो इसलिए उस चीज़ को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ और आप देख लो कैसे होता है। एक एरर के दृष्टिकोण से भी आपको ये आता है, खूब आता है पूरा। मैं तो अध्ययन करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, मुझे पता रहता है। और फिर ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से भी, राइटिंग के दृष्टिकोण से, रिटर्न के दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से भी आप इसको ले आओ, आप आराम से ले आओ। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, पढ़िए। हाँ भाई, एक चीज़ मैं बार बार शिकायत आती है बोर्ड के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। पढ़ने से मतलब है आप पढ़ते चलिए, बोर्ड आएगा ही, बस इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड आ जाएगा, लेकिन आप पढ़िए पहले। देखिए बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, आपको टॉपिक से मतलब है, इंटरेस्ट इसमें रखिए। पढ़ने वाले के लिए सामने कुछ भी बोली पढ़ना है, सिर्फ एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, यहाँ देखो, खाली जगह भरना है। इट वॉज दे हु डैश PLAYING प्लेइंग देयर। यहाँ आपको दिया वॉज वेयर, थोड़ी कार के लिए दो। It is him, sorry, it is dash who helped me, full stop। या ही है या हिम है। अब यहाँ देख लो कौन सा लोगे, ये आपको तय करना है। मैं दे रहा हूँ it was we who them, यहाँ दे आपको हैज हैव। देख लीजिए आप, यहाँ नंबर 3 दिया, इट इज आई हु डैश हु यस प्लेइंग लिविंग LIVING लिविंग हेयर। चलिए आपको दिया यहाँ एम इज आर। आप लगाइए क्या क्या लगाएंगे, 2-3 तो मैं एरर दिया, हर दृष्टिकोण से मैं दे चुका हूँ। यहाँ ब्लैंक्स खाली जगह जो आपको भरना है भाई। चलिए क्लोज टेस्ट है, रैपिड फिलर आपको भी आता है, कम एरर भी आता है आपको, कॉमेडी बच्चों के लिए आप ये देख लो। तो जैसे आप क्या बनेंगे, इट वॉज दे हु। अब बनाओ, अब इसको बनाइए आप, अब बनाइए। आप बनाने के साथ साथ मेरा जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब भी करो, एकदम सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, मत भूल। लाइक कर, इसको शेयर कर, कमेंट कर, सारे बच्चे एकदम मस्ती से देख। तो इट वाज दे हु। अब यहाँ देखिए वर्ब है, वाज और वेयर, क्या देंगे भाई। अब आपको क्या भरेंगे, तो सीधा है दे के अनुसार वर्ब आएगा, यहाँ हम वेयर भरेंगे। चलिए इट इज डैश हु हेल्प्ड मी। अब यहाँ इट के बाद यहाँ क्या दे,
हु आ गया है, प्रोनाउन का कौन सा रूप हम दें, तो निसंदेह प्रोनाउन का हम ही देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हु से पहले ऑब्जेक्टिव केस कभी आएगा ही नहीं। हु से पहले कभी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का नहीं आता है, याद रखिएगा सारे लोग। आगे चर्चा काफ़ी। इट वॉज वी हु डैश, अब देखिए हैव, एक्चुअली हैव के बाद एक चीज़ छूट रहा था यहाँ, हो हैव हेल्प्ड, HELP, हेल्प कर दीजिए, हेल्प देम, अब ये सही है, हु हैव हेल्प, चूँकि ये जो है जब भी आएगा तो वी के अनुसार आएगा, ध्यान रखिए भर। इट इज़ आई हु डैश लिविंग हेयर, अब यहाँ क्या देंगे, एम मीजान में से हु इज़ दे देंगे। हम सीधा मैं बोल चुका हूँ कि अपवाद है, यहाँ एम नहीं आएगा। हु के आई के बाद जब हु हो तो हु के बाद आप एम ना दे करके इज़ भरेंगे, हु इज़ लिविंग हेयर। तो चलिए हम इस टॉपिक को अब समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी नाउन प्रोनाउन पर जो हम कैसे देते हैं, किस ढंग के सेंटेंस बनते हैं, बेहतरीन सेंटेंस बनाइए। आप एकदम बनाते जाओ। मैं ही हूँ जो जिसने उसे पीटा था, मैं ही हूँ जिसने पीटा, इट इज़ आई हु बीट हिम, जो उसने पीटा था वही है जिसने मेरी मदद की थी। इट इज़ ही हु हेल्प्ड मी, वही है जो दिल्ली में रहा था। इट इज़ ही हु वॉज लिविंग इन दिल्ली, ये भारत ही है जो आगे दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। इट इज़ इंडिया विच इज़ या दैट इज़ डेवलपिंग डे बाय डे, जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप ही सब हैं जिसे मैं शुभकामना दे रहा हूँ। अब इट इज़ यू ऑल, इट इज, अब यहाँ तो जिससे तो होम हो जाएगा, उसकी सेंटेंस आगे होम वाली बात, होम जिसे आई विश्ड, जिसे मैं शुभकामना दे रहा हूँ। तो चलिए भाई, इट इज़ यू, मतलब हु इज़ वेलकमिंग, जो मेरा स्वागत कर रहा है। इट इज़ यू ऑल है ना, हु आर वेलकमिंग मी, जो मुझे मेरा स्वागत कर रहे हैं। तुम ही हो जो मेरी मदद करते हो। इट इज़ यू हु आर हेल्पिंग मी, जो मेरी मदद करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे। इंग्लिश ही है जो हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इट इज़ इंग्लिश विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर, ध्यान रखिए। इंग्लिश ही है जो हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ इंग्लिश विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर, है ना। और ये भारत ही है जो हमें मदद करता है। इट इज़ इंडिया विच हेल्प्स अस, भारत ही है जो मेरा महान देश है। इट इज़ इंडिया विच इज़ माई ग्रेट कंट्री, जो मेरा महान देश है ना। भारत ही है जो मेरा सबसे प्रिय देश है ना, जो सबसे प्रिय देश है। तो आप ये इसको बनाइए, इट इज़ इंडिया विच इज़ माई लवलीस्ट कंट्री, जो मेरा सबसे प्यारा देश है ना। तो इसी ढंग से लवलीस्ट, जो सबसे लवलीस्ट होता है। तो इस ढंग से बनाते चले जाएंगे, तो आप बनाते जाओ, आराम से लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब इसी वीडियो के साथ मैं इसको इंड करता हूँ। और आप तमाम बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप सब मेहनत करो, आगे बढ़ो। आज दिवाली पर्व है, मैं इस दिवाली के अवसर में आप तमाम बच्चों के लिए और आपके तमाम आप सभी के परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। और मैं कामना करता हूँ कि आपका परिवार, आपका ये बहुत आगे बढ़े, आपके परिवार के बच्चे सभी आगे बढ़े, उसे अपनी ज़िंदगी का मुकाम प्राप्त हो, उसे लक्ष्य प्राप्त हो और एक सम्मानित ज़िंदगी व्यतीत करे। और ये पर्व अन्याय पर न्याय की भी जीत है। इसलिए हम लोग इस पर्व के अवसर पर मन ही मन ये सोचें, ये शपथ लें कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, किसी गलत चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा, आज इसमें लोग बहुत ज़्यादा नशा, वाइन, दारू वगैरह का प्रयोग करते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब तो ये बड़ी गलत चीज़ है। ये शरीर एक बेहतरीन चीज़ है, खुदा का दिया हुआ एक उपहार है आपको। और इसे कचरे का डब्बा मत बनाइए, इसे कचरे का डब्बा मत बनाइए, इसे एक अच्छी चीज़ समझ के इसका प्रयोग कीजिए। खुदा ने ये जीवन दिया है, इसका सदुपयोग करो, अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए इसको लगाओ। बस इन्हीं बातों के साथ और पुनः मैं दिवाली की शुभकामना देते हुए मैं इस वीडियो को मैं अंत करता हूं। और पुनः मैं बच्चों को याद दिला देता हूँ, भाई सब्सक्राइब कर जो नहीं किया है, और शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, ये सब करते रहिए। चलिए आप तमाम बच्चों को भुवन जी की हार्दिक शुभकामना।